हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है निधि और आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ एंजाइम कैटालिटिक मैकेनिज़्म के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजाइम क्या होता है। एंजाइम वो प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होती हैं या वो प्रोटीन होती हैं जो किसी सबस्ट्रेट को उसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती हैं बाय लोअरिंग देयर एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हुए सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन जो होता है वो किस मैकेनिज़्म से होता है, उसी मैकेनिज़्म को हम कैटालिटिक मैकेनिज़्म कहते हैं। तो एक एंजाइम किस कैटालिटिक मैकेनिज़्म को अपनाते हुए किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। तो पहली मैकेनिज़्म है एसिड बेस कैटालिसिस और दूसरी है कोवेलेंट कैटालिसिस, थर्ड वन इज़ मेटल आयन कैटालिसिस एंड फोर्थ वन इज़ प्रॉक्सिमिटी एंड ओरिएंटेशन बेस्ड मैकेनिज़्म और orientation effect catalysis. Fifth one was preferential binding of the transition state complex. ठीक है, अगर किसी एंजाइम के यानी कि अगर हम एंजाइम को प्योरीफाई करें और हमें उसके कंप्लीट मैकेनिज़्म को समझना है तो हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जितने भी सबस्ट्रेट हैं उनको, उसके बाद जितने भी को फैक्टर हैं उनको, और क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है और वो और उस एंजाइम को कौन कौन रेगुलेट कर रहा है, कितने रेगुलेटर हैं। तो जब हम इनको कम्प्लीटली आइसोलेट करेंगे, प्योरीफाई करेंगे, इनको आइडेंटिफाई करेंगे, तभी हम किसी एंजाइम का कंप्लीट मैकेनिज़्म पढ़ पाएंगे। और उस मैकेनिज़्म से हमें मिलेगा क्या, हमें पहली चीज़ पता चलेगी टेम्पोरल सीक्वेंस जिसमें एंजाइम बाउंड रिएक्शन इंटरमीडिएट मिलता है। जैसे कि ई अगर एंजाइम है वो किसी सबस्ट्रेट में कन्वर्ट हो रहा है तो सबसे पहले थोड़े टाइम बाद यहाँ पे ES कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद E प्लस P कॉम्प्लेक्स मिलेगा, उसके बाद हमें P और E मिलेगा, मतलब प्रोडक्ट और एंजाइम हमें अलग मिलेगा। तो ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है वो हमें पता चलेगा अगर हम एंजाइम को प्योरीफाई करें उसके कंप्लीट मैकेनिज़्म को समझने के लिए। दूसरी हमें चीज़ पता चलेगी कि रिएक्शन और का जो भी मतलब ट्रांजिशन स्टेट है, जो भी एक ट्रांजिशन से दूसरे में ट्रांजिस्ट हो रहा है उसका क्या इंटरमीडिएट है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि इनका स्ट्रक्चर क्या है वो हम पता कर सकते हैं। और हम पता कर सकते हैं कि किस रेट से ये जो इंटरमीडिएट्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब ES से AP का बनना किस रेट पे डिपेंड कर रहा है, रेट क्या है इसके बनने की। चौथी चीज़ हम पता कर सकते हैं वो है कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप ऑफ द एंजाइम टू ईच इंटरमीडिएट, हर एक इंटरमीडिएट में जो स्ट्रक्चरल चेंज आ रहा है या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप है एंजाइम का उसके हर एक इंटरमीडिएट से वो कैसा है। और फिफ्थ पता कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी कंट्रीब्यूट हो रही है एक रिएक्शन को होने के लिए और उसके जो भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स हैं उनके इंटरेक्टिंग ग्रुप्स में। ठीक है, तो इनके बहुत एग्जाम्पल्स भी हैं जो इन बेसिस पे काम करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है एंजाइमेटिक रिएक्शन का काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो कि सेरीन प्रोटीएज है। ठीक है, वो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। किस प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है वो भी बाद में देखा जाएगा, लेकिन वो किस मैकेनिज्म पे करता है वो है एसिड बेस कैटालिसिस पे। ठीक है, कोवेलेंट कैटालिसिस पे और ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइजेशन पे। एक एंजाइम है हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज के बारे में आपने सुना होगा जो ग्लाइकोलिसिस में यूज़ होता है। तो हेक्सोकाइनेज जो है वो इंड्यूस्ड फिट मॉडल पे एकदम प्रॉपर एग्जाम्पल है उसका, और ये सबस्ट्रेट बाइंडिंग एनर्जी के बेसिस पे काम करता है। थर्ड एंजाइम है वो है इनोलेज। इनोलेज जो है वो मेटल आयन कैटालिसिस करता है। ठीक है, और फोर्थ है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम जो है वो कोवेलेंट कैटालिसिस करता है और जनरल एसिड कैटालिसिस भी करता है। उसके बाद हम देखेंगे एंजाइम मैकेनिज़्म क्या होता है जो ड्रग्स को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है। कौन सी एंजाइम मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं किसी ड्रग को बनाने के लिए और उस किसी और एंजाइम के फंक्शन को इनहिबिट करने के लिए। ठीक है, तो पहला है एसिड बेस कैटालिसिस। एसिड बेस कैटालिसिस जो होती है वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र की वजह से होती है। प्रोटॉन मतलब होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो एसिड क्या होता है, एसिड्स वो कंपाउंड होते हैं या वो
मैटर होते हैं जो जिनकी टेंडेंसी होती है डोनेट करने की प्रोटॉन H+, एसिड्स वो जिनकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन डोनेट करने की, और बेस वो होते हैं जिनकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। स्ट्रॉन्ग एसिड जो होता है वो जो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो उतना ही ज़्यादा अपने सारे प्रोटॉन को ट्रांसफ़र कर देगा वाटर में। जैसे जितने ही स्ट्रॉन्ग एसिड को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो उतनी जल्दी अपना प्रोटॉन लूज़ कर देगा। और स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो होता है जो स्टेबली एग्जिस्ट होता है एक्वा सॉल्यूशन में वो होता है H3O+। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। उसके बाद आता है बेस। बेस क्या होता है? जिसकी टेंडेंसी होती है एक एक्सेप्ट करने की प्रोटॉन, और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होता है किसी एक्वा सॉल्यूशन में वो होता है OH नेगेटिव। ठीक, जैसे अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो एस्पार्टेट जो होता है वो और ग्लूटामेट, ये दो ऐसे अमाइनो एसिड हैं जो अपने कार्बोक्सिलिक ग्रुप से हाइड्रोजन को जल्दी से डोनेट कर देते हैं, फास्टली डोनेट कर देते हैं, और जिससे इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि H+ को ये डोनेट करते हैं। तो COO- कार्बोक्सिलिक एसिड ये कहे जाते हैं। इनकी टेंडेंसी होती है प्रोटॉन को डोनेट करने की। एस्पार्टेट को हम D से डोनेट करते हैं एब्रीवेशन, और ग्लूटामेट को E से डोनेट करते हैं। तो ये जो COOH है ये इनकी COOH ये इनकी आयनाइज्ड फॉर्म है, अभी इनमें आयन प्रेजेंट है, लेकिन जब ये अपने COOH आयन को रिलीज़ कर देंगे, H+ को रिलीज़ कर देंगे, तो ये इनकी नॉन आयनाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएंगे एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में जिनका pH 3 से अधिक होता है। उसके बाद आते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड के एग्जांपल है HRK, हिस्टीडीन। ये हिस्टीडीन का स्ट्रक्चर है, ये देखो कार्बोक्सिलिक CO-, अभी ये डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में है, डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में इनका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। यही कार्बोक्सिलिक ग्रुप दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिलके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, लेकिन इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे है। और दूसरा है आर्जिनिन। आर्जिनिन के पास भी पॉजिटिवली चार्ज होता है, मतलब ये NH2+, अभी एक और H+ को लेके NH3+ में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक, और ये है लाइसिन। तो ये तीनों हैं बेसिक अमाइनो एसिड जो इनकी टेंडेंसी है प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की। तो RNAs एक एग्जाम्पल है